नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। इस चर्चा को शुरू करने से पहले ही मैं कहूंगा कि इस डीप डाइव का एक क्लियर मकसद तय करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को यहां दोहराना नहीं है। डेटा तो किसी भी न्यूज पोर्टल पर इजीली मिल जाता है। सही बात है, डेटा रटना हमारा काम नहीं है। एकदम। असली मकसद ये समझना है कि राजस्थान आखिर किस तरह से एक साथ 3 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन और बेहद इंक्लूसिव पॉलिसीज। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन रहा है जहां एक तरफ तो 500 साल पुरानी विरासत को सहाज कर रखा जा रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक और प्रैग्मैटिक लॉज को तेजी से अपनाया जा रहा है। वही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सही दिशा तय हो गई है, तो चलिए सबसे पहले उस कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले हिस्से को ही थोड़ा खोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और इंक्लूसिव टेक में कुछ ऐसा हो रहा है जो सच में ध्यान खींचने वाला है। सोर्स में आईआईटी जोधपुर का एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आता है जिसका नाम है गीता ज्ञान इन दी एयर। हाँ, ये प्रोजेक्ट काफी चर्चा में रहा है हाल ही में। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में वाकई एक बड़ा शिफ्ट ला सकता है। विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाया जा रहा है जिसका नाम है नम्या। सुनने वालों को यहाँ बताना चाहूंगी कि ये कोई आम स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है जिसे हम रोज देखते हैं। बिल्कुल नहीं, इसका फॉर्म फैक्टर बिल्कुल अलग है। हाँ, ये एक फ्लेक्सिबल बैंड की तरह काम करता है जिसमें बहुत ही सॉफ्ट पैड्स लगे हुए हैं और इसका पूरा का पूरा डिजाइन स्पेसिफिकली दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड और मूक बधिर बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन्स को बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इजीली नेविगेट कर सकें। जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो इस टेक्नोलॉजी के पीछे का इंटेंट है। अक्सर होता यह है कि नई तकनीक उन लोगों के लिए बनती है जो पहले से ही इस डिजिटल दुनिया से आसानी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक्सेस पहले से है। लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल रूप वही होता है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनकी जिंदगी को आसान बनाए। सही कहा, टेक्नोलॉजी वही जो सबको साथ लेके चले। हाँ, और आईआईटी जोधपुर की ये पहल साफ दिखाती है कि इनोवेशन सिर्फ इंटरनेट स्पीड या प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये बेसिक एक्सेसिबिलिटी के बारे में है। उन बच्चों के लिए जो देख या सुन नहीं सकते, ये नम्या डिवाइस उन्हें मेन स्ट्रीम डिजिटल एजुकेशन से डायरेक्ट जोड़ता है। ये जो सॉफ्ट पैड्स हैं इस बैंड में, ये उन्हें टैक्टाइल फीडबैक देते हैं टच के जरिए, जिससे स्क्रीन पर जो भी कंटेंट है वो उनकी समझ में आने लगता है। एजुकेशन को प्रैक्टिकली डेमोक्रेटाइज करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मैं तो कहूंगी ये एक मजबूत ब्रिज की तरह है जो उन्हें डिजिटल दुनिया के इस पार ले आता है। और इसी टेक फॉरवर्ड अप्रोच का एक और एक्सटेंशन हमें हाल ही में 25 फरवरी 2026 को देखने को मिला। जयपुर के झालाना में जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहां फर्स्ट राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया गया। इस इवेंट में देश भर से साइंटिस्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप शामिल हुए थे। और ये कॉन्क्लेव अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि इसने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को अपने बायोटेक इनोवेशंस पेश करने का एक पूरा ओपन स्टेज दिया। सिर्फ बड़े एक्सपर्ट्स ही नहीं, बच्चों के आइडियाज को भी सुना गया। वही इस कॉन्क्लेव का आयोजन राजस्थान स्टेट इनोवेशन काउंसिल और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के संयुक्त प्रयासों से हुआ था। अब अगर इस मुद्दे को थोड़ा ब्रॉड लेवल पर समझें तो बायोटेक्नोलॉजी आने वाले दशक की सबसे क्रूशियल इंडस्ट्रीज में से एक होने वाली है। हर फील्ड में इसका असर दिखेगा। एकदम, चाहे एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना हो बदलते मौसम के हिसाब से, या फिर नई मेडिकल थेरेपीज डेवलप करनी हो, बायोटेक एकदम सेंटर में रहेगा। राजस्थान जैसा राज्य जिसे कन्वेंशनली एक एग्रीकल्चरल या टूरिज्म हेवी स्टेट माना जाता है, उसका इस दिशा में इतना बड़ा और फोकस्ड कॉन्क्लेव आयोजित करना एक बहुत ही क्लियर सिग्नल है। ये राज्य अब धीरे धीरे एक नॉलेज बेस्ड और रिसर्च ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ अपना लंबा ट्रांजिशन कर रहा है। और देखिए, एक ट्रांजिशन हमें इकोनॉमी में दिख रहा है तो एक ट्रांजिशन अवार्ड्स में भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब पुरानी विरासत और नई सोच के उस क्रॉसरोड पर चलते हैं जहां 42nd महाराणा मेवाड़ अवार्ड्स का जिक्र आता है। मेवाड़ का नाम सुनते ही आमतौर पर साहस, युद्ध और बलिदान की वही पुरानी कहानियां दिमाग में आने लगती हैं, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा और गर्व करने वाला हिस्सा है। हाँ, पर इस बार इन अवार्ड्स की जो लिस्ट सामने आई है उसने काफी पुराने अजम्पशंस को पूरी तरह तोड़ दिया है। आने वाली 15 मार्च 2026 को
उदयपुर के सिटी पैलेस में ये सम्मान दिए जाएंगे, जिसमें हर अवार्ड के साथ 51,001 रुपए का कैश प्राइज भी है। पर इस लिस्ट में इस बार ऐसे नाम शामिल हैं जो आधुनिक समाज में हीरोइज्म की परिभाषा को बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। उस लिस्ट पर बारी बारी से नजर डालना वाकई जरूरी है, क्योंकि वो दिखाती है कि एक इतनी परंपरागत संस्था खुद को इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे अडेप्ट कर रही है। चलिए एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड की, जो इस बार अमेरिका की डॉक्टर मॉली एमा इटकिन को मिल रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार को सम्मानित करना ये दिखाता है कि मेवाड़ की हिस्ट्री सिर्फ किसी एक लोकल बाउंड्री तक सीमित नहीं रह गई है। पर जो नाम इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है, जिसे पढ़कर मैं खुद भी थोड़ी देर सोचती रही, वो है पृथिका याशिनी का। सुनने वालों के लिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि पृथिका याशिनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर फीमेल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं और उन्हें यहाँ सीधे महाराणा मेवाड़ सम्मान से नवाजा गया है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सोशल स्टेटमेंट छुपा हुआ है। एक 500 साल पुराने राजवंश द्वारा एक ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर को शौर्य और सेवा के लिए इतने बड़े मंच पर सम्मानित करना, ये साफ बताता है कि साहस अब सिर्फ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने का नाम नहीं बचा है। समाज की सोच बदल रही है। बिल्कुल, सामाजिक रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ना, फौज में अपनी एक ऐसी जगह बनाना जहां पहले कोई और ना गया हो, और हर रोज डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस का सामना करते हुए अपनी ड्यूटी करना। दरअसल आज के दौर का साहस यही है। मेवाड़ फाउंडेशन अपने कोर मूल्यों को आज के समय के अनुरूप ढाल रहा है, जहां इंक्लूजन और रिप्रेजेंटेशन को असली ब्रेवरी माना जा रहा है। और उसी ब्रेवरी का एक और रूप हमें पन्नाधाय अवार्ड में देखने को मिलता है। इतिहास में पन्नाधाय का नाम उस अपेक्षाकृत बलिदान के लिए दर्ज है जहां उन्होंने मेवाड़ के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपने खुद के बेटे का बलिदान दे दिया था। एक मां के रूप में ये सबसे बड़ा बलिदान था। पर इस साल ये सम्मान किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं, बल्कि जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W569 के पूरे क्रू को सामूहिक रूप से दिया गया है। ये घटना अपने आप में किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। वही तो, इमेजिन कीजिए 33,000 फीट की ऊंचाई पर एक कमर्शियल फ्लाइट उड़ रही है। आसपास मीलों तक कोई मेडिकल फैसिलिटी का नामो निशान नहीं है, और अचानक वहां एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आती है। एक प्रेग्नेंट पैसेंजर को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। उस एक्सट्रीम टेंशन वाले एनवायरनमेंट में, जहां पैनिक फैलना बहुत आम बात होती, उस क्रू ने बिना किसी प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर की मौजूदगी के हवा में एक बच्चे की सफल इमरजेंसी डिलीवरी करवाई। ये 2017 की घटना है जिसे अब सम्मानित किया जा रहा है। इस सिचुएशन का स्ट्रेस लेवल ग्राउंड पर बैठकर इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। पुराने जमाने में किसी की जान को बचाना अक्सर तलवारों और ढालों के बीच होता था। आज 35,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां मार्जिन ऑफ एरर 0 होता है, वहां एक नई जान को सेफली दुनिया में लाना और मां को हर हालत में सेफ रखना, देखा जाए तो ये दरअसल उसी पुराने पन्नाधाई वाले मूल्य की एक आधुनिक अभिव्यक्ति ही तो है। लाइफ सेविंग करेज का फॉर्मेट बदल गया है, पर उसकी जो कोर स्पिरिट है वो बिल्कुल वही है। सही पकड़ा आपने। और इसके अलावा इस अवार्ड लिस्ट में एक 19 साल की युवा वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे का नाम भी ध्यान खींचने वाला है, जिन्हें महर्षि हरित ऋषि अवार्ड मिला है। इतनी छोटी उम्र में वेदों के ज्ञान में उनकी मास्टरी, ये दिखाता है कि जब एक तरफ दुनिया पूरी तरह से टेक और एआई की तरफ आगे बढ़ रही है, तो युवा पीढ़ी की एक स्ट्रीम ऐसी भी है जो अपनी जड़ों को और मजबूत करने में लगी है। और इसी विविध सूची में एक नाम अजय रावत का भी शामिल है। अजय रावत को महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने पुष्कर में राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाया है। अब सज्जन सिंह सम्मान कला और सौंदर्य को सजाने, उसको बढ़ावा देने के लिए होता है। रेत, जो कि राजस्थान की एक तरह से मुख्य पहचान है, उसे एक इतनी खूबसूरत और टेम्परेरी आर्ट फॉर्म में ढालना अपने आप में एक यूनिक अचीवमेंट है। सोचने वाली बात है कि एक ही मंच पर कितनी विविधता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार, ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर, फ्लाइट क्रू, वैदिक स्कॉलर और एक सैंड आर्टिस्ट, एक ही मंच पर इन सब का आना सच में ब्रॉड माइंडेडनेस का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अगर इन सभी पुरस्कारों को हम एक फ्रेम में रखकर देखें तो ये विविडली रिफ्लेक्ट करता है कि राजस्थान का समाज आधुनिक रूप में कितना इंक्लूसिव हो चुका है, जहां हर फील्ड के एक्सीलेंस को, चाहे वो टेक्स्ट बुक हीरोइज्म ना भी हो, उसको बराबर की जगह और सम्मान मिल रहा है। ये हुई सामाजिक चर्चा।
अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो सीधे तौर पर हर किसी के सर्वाइवल से जुड़ा है, यानी वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। राजस्थान में पानी की कीमत क्या है, ये तो शायद मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सोर्स में एक बहुत ही उम्मीद भरी कहानी है जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2.0 से जुड़ी है। ये अभियान काफी मास स्केल पर प्लान किया गया है। हाँ, ये अभियान 25 मई 2026 यानी गंगा दशहरा के दिन से शुरू होकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। पर यहाँ इस ऑफिशियल स्टेट रन अभियान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक छोटे से गांव की कहानी है, डूंगरपुर जिले के खटगाड़ा गांव की। वहां के लोगों ने किसी सरकारी बजट या ऑफिशियल मशीनरी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद आगे आकर पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी जन सहयोग से अपने इलाके की सूखी पड़ी मोरान नदी को पुनर्जीवित कर दिया। एक मरी हुई या पूरी तरह से सूखी नदी को वापस जिंदा करना कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए डीप डीसिल्टिंग करनी पड़ती है, चेक डैम्स बनाने पड़ते हैं, फ्लो को चैनलाइज करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, लगातार महीनों तक लोगों का फिजिकल लेबर लगता है। बिना रुके लोग लगे रहे। बिल्कुल। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो जब हम आज के टाइम पे इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की इस बढ़ते दौर में सिर्फ ऊपर से आने वाली सरकारी योजनाओं के भरोसे हाथ पर हाथ धरे रहना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार की एक लिमिट होती है। डूंगरपुर के उस खड़गगांव का मोरान नदी मॉडल एक मास्टर क्लास इस बात की कि जब कम्युनिटी खुद किसी रिसोर्स की ओनरशिप लेती है तभी जमीन पर असली और स्थायी बदलाव आता है। ये बताता है कि लोग किसी भी मशीनरी से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं अगर वो सब मिलकर एक कलेक्टिव गोल तय कर लें। और इस कलेक्टिव गोल का इम्पैक्ट आखिर कितना बड़ा हो सकता है, ये इस अभियान के पिछले फेज में भी बहुत साफ देखा गया था। जब वंदे गंगा का पहला फेज यानी 1.0 चला था, तब बाड़मेर और भीलवाड़ा जिलों ने वाटर कंजर्वेशन में पूरे राज्य में टॉप किया था। सोचिए, बाड़मेर जैसी जगह जहां बारिश आते ही पानी रेत में तुरंत गायब हो जाता है, वहां के लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अंडरग्राउंड रिचार्ज के मामले में पूरे स्टेट को पीछे छोड़ दिया। उनकी इस बेहद शानदार मेहनत को तब सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए का स्टेट लेवल इनाम भी मिला था। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट हाईलाइट करता है, क्योंकि आमतौर पर बारिश आती है और पानी बहकर वेस्ट हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। उस आते हुए पानी की स्पीड को कम करना, उसे किसी तरह रोकना और जमीन के अंदर भेजना ताकि ग्राउंड वाटर लेवल वापस ऊपर आए, यही आने वाले समय का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाड़मेर और डूंगरपुर के इन कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से बड़ी सीख मिलती है कि जल संरक्षण अब महज एक सरकारी काम नहीं रहा, बल्कि ये सच में एक मास मूवमेंट बन चुका है। लोगों को समझ आ गया है कि पानी बचेगा तभी उनका कल बचेगा। उस मास मूवमेंट के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पॉलिसी शिफ्ट्स की जो राज्य के लोकल गवर्नेंस और एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क को नए सिरे से रीडिफाइन कर रहे हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला और अगर प्रैक्टिकली देखें तो उतना ही प्रैग्मेटिक पॉलिसी बदलाव हुआ है। राजस्थान कैबिनेट ने पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में जो एक 2 बच्चों की पॉलिसी थी, उसे हटाने का फैसला किया है। ये काफी बड़ा शिफ्ट है लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि अब 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी इन स्थानीय चुनावों में कैंडिडेट बन सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे। जब मैंने ट्रांसक्रिप्ट में ये पढ़ा तो पहला ख्याल यही आया कि अचानक से इस लंबी चली आ रही पाबंदी को अब क्यों हटाया जा रहा है। उसके पीछे का जो कारण है या कहें जो वाय है, इसे डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पॉलिसीज कभी भी हवा में नहीं बनती हैं, वो उस वक्त के स्पेसिफिक डेटा पर आधारित होती हैं। 1991 से 1994 के दौर में जब ये 2 बच्चों वाली पाबंदी लगाई गई थी, तब मुख्य मकसद जनसंख्या नियंत्रण था, क्योंकि उस वक्त राजस्थान की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट करीब 3.6 के आसपास थी, जो कि नेशनल एवरेज से काफी हाई थी। बिल्कुल, वो एक ऐसा फेज था जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना और स्टेबलाइज करना स्टेट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। लेकिन आज डेमोग्राफिक रियलिटी उस दौर से पूरी तरह से बदल चुकी है। नए आंकड़ों के हिसाब से राज्य की फर्टिलिटी रेट अब तेजी से घटकर 2.0 पर आ गई है, जो कि बेसिकली रिप्लेसमेंट लेवल के बिल्कुल आसपास ही है। तो यानी अब उस स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर की या उस पनिशमेंट मैकेनिज्म की ग्राउंड पर कोई जरूरत नहीं बची थी। एग्जैक्टली।
जब मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व हो चुकी है तो उस पुराने कानून को ज़बरदस्ती बनाए रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। ये फैसला साफ दिखाता है कि सिस्टम एक्चुअली डेटा को फॉलो कर रहा है और वक्त के साथ पुराने नियम हटा रहा है। इस कदम से नेचुरल तौर पर लोकल इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। रिप्रेजेंटेशन की बात चली ही है तो एक और नियम बदला गया है जो डायरेक्ट तौर पर ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इंक्लूजन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट निर्देशों के बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में एक जरूरी संशोधन हुआ है। अब कुष्ठ रोग, जिसे हम आम भाषा में लेप्रेसी कहते हैं, उसे डेंजरस डिजीजेस की उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है जो चुनाव लड़ने के क्राइटेरिया को तय करती थी। पहले नियम ये था कि अगर कोई इस बीमारी से प्रभावित होता था तो वो लोकल चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये एक ऐसा कानून था जो स्टिग्मा पर बेस्ड था। इस बदलाव का असर सिर्फ एक चुनाव या टिकट मिलने तक सीमित नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे एक सामाजिक भेदभाव पर सीधी कानूनी चोट है। देखिए, मेडिकल साइंस आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लेप्रेसी पूरी तरह से क्यूरेबल है। सही वक्त पर इलाज से ये पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऐसे में एक क्यूरेबल डिजीज के आधार पर किसी को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से कंप्लीटली वंचित रखना लॉजिकली और एथिकली आउटडेटेड था। इस लिस्ट से इस बीमारी को हटाना चुनाव नियमावली को मॉडर्न मेडिकल रियलिटी और एक समावेशी सोच के साथ बेहतर ढंग से अलाइन करता है। वाकई ये ह्यूमन राइट्स के नजरिए से एक बेहद पॉजिटिव कदम है। अब इन गवर्नेंस बदलावों के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और यूथ वेलफेयर पर भी सोच में एक बड़ा अपडेट है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की, जो शुरुआती दौर में अक्षत योजना के नाम से जानी जाती थी। ये योजना बेरोजगार युवाओं को आर्थिक भत्ता देती है। पुरुषों को इसमें 4,000 रुपये मिलते हैं और महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स तथा दिव्यांगों को 4,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। लेकिन जो सुनने वाले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ एक बड़ा कैच है, जहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, इसकी कंडीशंस को लेकर काफ़ी मिसकम्युनिकेशन रहता है। बिल्कुल। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अक्सर लोग सोचते हैं कि 6 महीने का स्किल ट्रेनिंग ज़रूरी है, पर रियलिटी में नियम के अनुसार ये सिर्फ 3 महीने का स्किल ट्रेनिंग रिक्वायर करता है। साथ ही प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप लाजमी होती है भत्ता लेने के लिए। ये डिटेल इसलिए इतनी क्रूशल है क्योंकि इस पॉलिसी का डिज़ाइन युवाओं को सिर्फ घर बैठे फाइनेंशियल एड पर डिपेंडेंट बनाना नहीं है। 3 महीने की वो छोटी पर इंटेंसिव ट्रेनिंग का मुख्य मकसद ये है कि कैंडिडेट जल्दी से एक प्रैक्टिकल स्किल एक्वायर करे और एक्चुअल फील्ड में उतर जाएं। और जो वो 4 घंटे की डेली इंटर्नशिप है, वो उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देती है, सीखने का मौका देती है। ये आर्थिक सहायता अधिकतम 2 साल के लिए ही होती है, जो बेसिकली एक ब्रिज या एक सेफ्टी नेट का काम करती है, ताकि करियर के शुरुआती स्ट्रगल वाले फेज में युवाओं पर अचानक से सर्वाइवल का दबाव कम हो और वो जॉब्स ढूंढ सकें। सही कहा। उस अर्ली ट्रांजिशन फेज में ये फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस के लिए। चलिए अब इस डीप डाइव के उस आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां इन सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और इन टेक इनोवेशंस का बेस होता है, यानी कि इकोनॉमी। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के आंकड़े सामने आए हैं और ये ठीक बताते हैं कि राजस्थान को आखिर म्यूजियम ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। सर्वे के मुताबिक राज्य में टोटल 82 प्रकार के मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं, जिनमें से 57 मिनरल्स का कमर्शियल माइनिंग यानी खनन लगातार हो रहा है। और इन बल्क नंबर्स के अंदर की जो डिटेल है वो तो और भी हैरान करने वाली है। हाँ, उन स्पेसिफिक मिनरल्स की हिस्सेदारी देखिए। अगर हम उन परसेंटेजेस पर ध्यान दें तो भारत के पूरे नेशनल प्रोडक्शन में राजस्थान का जो दबदबा है वो साफ दिखता है। पोटाश की हिस्सेदारी पूरे देश में 94% है। लीड जिंक में राज्य का शेयर 89% है और सिल्वर यानी चांदी में 88% है। ये नंबर्स मामूली नहीं है। ये तो लगभग मोनोपोली जैसा हो गया। एकदम। जब हम आज ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आने वाले दशक में इन्हीं मिनरल्स की डिमांड एक्सपोनेंशियल होने वाली है। बीकानेर और हनुमानगढ़ बेल्ट में पोटाश का जो बड़ा खनन शुरू होने वाला है वो देश की फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी को इंपोर्ट से हटाकर सीधे राजस्थान पर शिफ्ट कर देगा। ये जो 57 कमर्शियली माइंड मिनरल्स हैं, यही आने वाले समय में राज्य के रेवेन्यू का सबसे बड़ा और मजबूत पिलर बनेंगे। ये आंकड़े सच में दर्शाते हैं कि स्टेट की इकोनॉमी के पास फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कितना मजबूत बेस है। खैर, अब अपने इस गहन विश्लेषण को वाइंड अप करने से पहले कुछ तेज फ्लैश अपडेट्स या रैपिड फायर फैक्ट्स कवर कर लेते हैं जो इस बीच हाइलाइट्स में रहे हैं।
भरतपुर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम राशन की दुकान कहते हैं, उसे मॉडर्नाइज करते हुए गेहूं और चावल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुई है। यानी अब राशन लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, सीधे एटीएम मशीन का इस्तेमाल होगा और राशन मिलेगा। ये इनोवेशन फूड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका है। एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस तरह से ग्राउंड लेवल पर उतरना बता रहा है कि अब ऑटोमेशन सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। और इसके साथ ही एजुकेशन सेक्टर का भी एक अपडेट ध्यान देने लायक है। शिक्षा विभाग ने यह आदेश दिया है कि 28 फरवरी को सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा, ताकि आने वाली नई पीढ़ी उनके जीवन मूल्यों और उनकी स्ट्रगल से परिचित हो सके। और ध्यान दीजिए, यही वो एग्जैक्ट बैलेंस है जिसके बारे में हम इस चर्चा की शुरुआत से बात कर रहे थे। एक तरफ ग्रेन एटीएम लग रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने मूल्यों को सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर यहाँ पर समेटा जाए तो आज की इस लंबी चर्चा ने हमें एक ऐसे राजस्थान की तस्वीर दिखाई है जो लगातार हर दिन इवॉल्व हो रहा है। नम्या डिवाइस से लेकर उस बड़े बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव तक उसकी नज़र सीधे फ्यूचर पर टिकी है। महाराणा मेवाड़ अवार्ड्स की इस बार की विविध लिस्ट सफलतापूर्वक बताती है कि शौर्य और इंक्लूजन अब साथ साथ चलते हैं। मोरान नदी का वो शानदार पुनर्जीवन ये सिखाता है कि एनवायरनमेंट को बचाने की असली ताकत किसी स्कीम में नहीं बल्कि कम्युनिटी में है। और पॉलिसीज में डेमोग्राफिक और मेडिकल लॉजिक का सीधा इस्तेमाल ये साबित करता है कि लॉज वक्त के मुताबिक तेजी से अपडेट हो रहे हैं। इस पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर चर्चा के बाद मैं सभी सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी सवाल जरूर छोड़ना चाहता हूं। जब कोई भी समाज अपने 500 साल पुरानी जल संरक्षण परंपराओं को बचाने के साथ साथ इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बनाता है और डेटा बैक्ड आधुनिक चुनाव कानूनों को अपनाता है, तो क्या यही विकास का सबसे प्रैक्टिकल और बैलेंस मॉडल नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिए कि पुरानी मिट्टी और नई सोच का ये जो अनोखा कॉम्बिनेशन है, ये आगे चलकर इस इकोनॉमी को फ्यूचर के आर्थिक और इकोलॉजिकल झटकों के खिलाफ आखिर कितना रेजिलिएंट बनाएगा। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं थे आज, ये दरअसल एक ऐसी स्टेट का पूरा ब्लूप्रिंट था जो कल के लिए यानी फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। एकदम सटीक बात कही। बिल्कुल। इस डीप डाइव में सोर्स में दी गई सभी जानकारियों, उनके आंकड़ों और मुख्य टॉपिक्स पर पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा की गई है और हर पर्सपेक्टिव को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। साथ ही यहाँ ये बताना बेहद ज़रूरी है कि इस YouTube चैनल का नाम ईलैन एडुटेक है, इसलिए आखिर में इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इन सभी टॉपिक्स के डिटेल्ड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। चलिए अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सीखने और नए आयामों को समझने का ये सिलसिला यूं ही जारी रखिए।